इस वीडियो में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लास्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। देखो, अभी तक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसको होस्ट सेल के अंदर डाल के ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसकी क्लोनिंग करवा के उसकी मल्टीपल कॉपीज भी बना ली। लेकिन ये सब हमने किया किस लिए? टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। इतनी मेहनत तो हमने इसीलिए करी ना, ताकि हमें हमारा एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल सके। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial plant or animal cell, मतलब ये यहाँ तक किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन की। The alien DNA gets multiplied. इस जगह पे इन्होंने बात कर ली क्लोनिंग की। In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. तो हम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो प्रोटीन हम बनाना चाह रहे थे वो हमें बन के मिल सके। ये कैसे होता है? देखो, हमें पता है सेंट्रल डॉगमा के बारे में कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं जीन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम जीन लेवल पे बात कर रहे होते हैं। फिर इसी जीन को ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाते हैं, फिर इसी को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो प्रोटीन बना है ये किसका प्रोडक्ट है? इस वाले जीन का। तो इसीलिए प्रोटीन को बोलते हैं जीन प्रोडक्ट। और अगर हम ये प्रोटीन किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना रहे हैं, यानी कि पहले हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, यहाँ से रिकॉम्बिनेंट एमआरएनए बना, और फिर यहाँ से जो प्रोटीन बनेगा उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले रहे हैं तो हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और एक और बात, जब भी प्रोटीन बनता है, किसी भी जीन का अगर प्रोटीन बन रहा है उसे हम कहते हैं कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि हमें जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो जहां पर भी आप देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब समझ जाना कि वहां पर प्रोटीन बन रहा है। तो देखो इसमें होता क्या है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ये है एक इकोलाई का होस्ट सेल, और यहाँ पर हमने डाल दिया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जब ये ग्रो करेगा तो ये अकेले तो ग्रो करेगा नहीं, ये डिवाइड होगा इनटू टू। यहाँ से एक ऐसा बनेगा, फिर यहाँ से एक और बनेगा, फिर ये और फर्दर दो में डिवाइड होगा, ये दो में डिवाइड होगा। तो ऐसे करके इसकी क्लोनिंग होगी और इसके मल्टीपल कॉपीज हमारे पास बन करके तैयार हो जाएंगे। तो जब मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी तो हमारे पास बहुत सारे इकोलाई के सेल्स आ जाएंगे। अब जितने ज्यादा इकोलाई के सेल्स आएंगे उतना ज्यादा प्रोटीन हमें ऑब्टेन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या? प्रोटीन बनना। सो एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। अगर आप इसे अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसे स्मॉल स्केल में लैब में बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो प्रोटीन आप बना रहे हैं उसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है, तो आप थोड़ी ना उसे लैब में बनाएंगे, तब तो आपको उसे ग्लोबल यूज के लिए बनाना है। मतलब आपको उसे बहुत सारा अमाउंट बनाना होगा। तो इतना सारा अमाउंट हम लैब में नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और एक और बात यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी है, हेट्रोलॉगस होस्ट। यहाँ पर ये ई कोलाई कहलाएगा इसका हेट्रोलॉगस होस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा था तो वहां पे हमने बात करी थी कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया है। ये ई कोलाई का खुद का नहीं है। ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड किसी और ऑर्गेनिज्म का है, और यहाँ पर हमने दूसरा जीन डाला है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, और ये जो ब्लू वाला प्लाज्मिड है ये किसी दूसरे बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है, उधर से आइसोलेट किया है। तो ये ई कोलाई का खुद का तो हुआ नहीं। तो इसलिए इसको इस केस में ई कोलाई को बोला जाएगा हेट्रोलॉगस होस्ट। अगर ये ई कोलाई का खुद का होता तो इसे हम हेट्रोलॉगस होस्ट नहीं बोलते। लेकिन क्योंकि हमने इसे ऑब्टेन किया है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से और डाल रहे हैं किसी और के अंदर, इसीलिए इस टाइप के होस्ट को बोलेंगे हेट्रोलॉगस होस्ट। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यहाँ पर if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host it is called a recombinant protein। क्योंकि अगर ये जीन इसका खुद का होता तो फिर इसे हम रिकॉम्बिनेंट नहीं बोल रहे होते, पहली बात। और अगर ये हेट्रोलॉगस
हेट्रोलॉगस होस्ट है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से इस जीन को आइसोलेट किया है। तो ये क्या है? डेफिनेटली ये कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तभी तो हम इसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं ना। अगर ये इसका खुद का होता तो हम इसे उतना कंसिडर नहीं करते। ये हम नॉर्मली भी प्रोड्यूस कर सकते थे, उसे हम रिकॉम्बिनेंट नहीं बोलते। लेकिन क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और इसे हमने किसी दूसरे होस्ट के अंदर डाला है, ये उसी सेम ऑर्गेनिज्म में नहीं डाला है जहां से इसे ऑब्टेन किया है, इसलिए ये अलग-अलग होने की वजह से इसे हम बोलते हैं हेट्रोलॉगस होस्ट। तो अब चलिए देखते हैं आगे कि लार्ज स्केल में कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ में आपको 4 फेजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग फेज में क्या होगा? सेल ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए अपनी तैयारी कर रही होगी। जैसे उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है, वो सारे अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे होंगे। जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो खुद को रेप्लिकेट कर रहा होगा, है ना? तो जितनी भी चीजें चाहिए होती है किसी सेल को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करने के पहले की जो तैयारी है, वो तैयारी होती है लैग फेज में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स जो हमने वाई एक्सिस पर लिया है, ये कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ इंक्रीज नहीं आ रहा है। तो लैग फेज में कोई ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज और इसी को बोलते हैं लॉग फेज। ये जो लॉग फेज होता है, इसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, मतलब उतना ज्यादा जीन एक्सप्रेशन होगा, मतलब उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा। तो जितना ज्यादा प्रोटीन बनेगा, उसका हमें उतना ज्यादा बायोमास मिलेगा। तो हम जब बायो रिएक्टर्स यूज करते हैं या फिर जब हम किसी चीज को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, तो हम सेल्स को इस वाले फेज में मेंटेन करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज। इस वाले ग्राफ से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, एक्सपोनेंशियल फेज, कि इसको हम बोलते हैं लॉग फेज। और इसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। मैक्सिमम ग्रोथ का मतलब मैक्सिमम जीन एक्सप्रेशन होगा और मैक्सिमम जीन प्रोडक्ट मिलेगा। और जितना ज्यादा जीन प्रोडक्ट होगा, मतलब उतना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा हमें, और उतना ही ज्यादा हमें बायोमास मिलेगा। तो हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। अब चलो देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स ऐसे बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आ जाएगा? हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, कोई भी अगर हमें सबस्ट्रेट डालना है, कोई भी सॉल्ट्स, विटामिन्स, ये सारी डालनी है, ऑक्सीजन डालना है, तो ये सारी चीजें काउंट होती है रॉ मटेरियल्स में। और बायोरिएक्टर में हम क्या करते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स को डाल करके इसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम कोई लिविंग सेल यूज कर रहे हैं। अब इस लिविंग सेल की वजह से इसको हम बोलते हैं कि हम इसे बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। बायोलॉजिकली मतलब किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट प्रोटीन हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई दवाई हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बायोरिएक्टर्स में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। और वो जो बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई माइक्रोबियल सेल हो सकता है, कोई प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, कोई ह्यूमन सेल हो सकता है। और ये सब हम बायोरिएक्टर में क्यों कर रहे हैं? इसका क्या फायदा है? क्योंकि बायोरिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमल कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें जीन प्रोडक्ट मैक्सिमम देखने को मिलता है। मतलब इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता लार्ज स्केल में कुछ प्रोड्यूस करने का। ऑप्टिमल, जैसे आपको पता होगा कि हर एक एंजाइम अपनी एक्टिविटी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर शो करता है, एक ऑप्टिमम पीएच पर शो करता है। तो वो ऑप्टिमम क्या है? जिसमें उस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम देखने को मिलती है। वैसे ही बायोरिएक्टर्स में हम ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। और इतना ज्यादा, मतलब यहाँ पर 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो सोचो, कहाँ लैब में हम 1 से 5 ml की बात कर रहे थे, लैब में इससे ज्यादा तो तुम बना नहीं सकते। लेकिन जहां पर आ गई बात लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर की, वहां पे हम देखो बायोरिएक्टर्स में 100 से 1000 लीटर का कल्चर एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है ना, ये थोड़ा जरूरी है, तो एक बार इसको देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और इसके फंक्शंस को जानना भी जरूरी है। ये देखो, ये जो आपको घड़ी सी दिख रही है ना, ये घड़ी मोटर का काम करती है। यहाँ पे आप मेजर करोगे, यहाँ पे आप डालोगे कि इस बायोरिएक्टर के अंदर प्रेशर कितना होगा, इस बायोरिएक्टर का टेम्परेचर कितना सेट करना है, और इसके रोटेशंस पर मिनट कितने रखने हैं। इन सारी चीजों से डिटरमाइन होगा कि
ये बायोरिएक्टर किस तरीके से काम करेगा। अब देखो, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ये क्या करता है, ये रोटेशन का काम करता है। मतलब ये जो आपको रॉड दिख रही है, ये घूमेगा तभी तो चीजें मिक्स होंगी ना। तो इसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाने के लिए ये इम्पेलर काम करता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी भी जगह पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा होता है किसी लिक्विड में, तो वहां पर आपको झाग देखने को मिलेगा, फोम देखने को मिलेगा, CO2 की वजह से। CO2 प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी फर्मेंट होने के लिए रख दिया, जैसे डोसा का बैटर होता है, या फिर मान लो कि आपने रसगुल्ले खरीदे और उस रसगुल्ले की चाशनी को आपने बाहर ही रख दिया किसी कटोरी में। तो अगले दिन आप देखोगे कि उसमें आपको बबल्स दिखेंगे। वो बबल्स किसके होते हैं? वो बबल्स होते हैं CO2 की वजह से। तो जब आप इसे लार्ज स्केल में कर रहे हो, जैसे यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 100 to 1000 लीटर्स की, तो वो झाग मिल करके बहुत सारा मतलब ब्लॉक कर देते हैं प्रोसेस को। वो जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो झाग में कन्वर्ट हो जाता है, और उस झाग की वजह से बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है यहाँ पर पूरा झाग हो जाता है। तो उस झाग को हटाने के लिए फोम ब्रेकर्स काम आते हैं। अब देखो, एक पर्टिकुलर पीएच होता है हर एक बैक्टीरिया का ग्रो करने का। तो उस पीएच को सेट करने के लिए यहां से हम एसिड या फिर बेस डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको इस कल्चर ब्रॉथ का, ये जो येलो वाला दिख रहा है, ये है कल्चर ब्रॉथ, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल्स आपने पूरा डाल रखा है। तो अगर आपको इसे एसिडिक पीएच में रखना है, आपको पीएच का स्केल मालूम है, 0 से 7 होता है एसिडिक, 7 to 14 होता है बेसिक, और 7 होता है न्यूट्रल। तो आपको जैसा भी पीएच चाहिए, अगर आपको एसिडिक पीएच चाहिए तो आप यहाँ से HCl डालेंगे, अगर आपको बेसिक पीएच चाहिए तो आप यहाँ से NaOH डालेंगे, और ऐसे करके आप अपने कल्चर ब्रॉथ का पीएच सेट कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, ये स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन है, मतलब इसके बाहर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अंदर घुस करके इसे कंटेमिनेट कर सकते हैं। सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कंटेमिनेशन, ताकि कंटेमिनेशन ना हो इसके अंदर, और यहाँ पर सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करे जिसे हम ग्रो करवाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म ग्रो करे जिसे हम ग्रो करवाना चाहते हैं, उस चीज को करवाने के लिए यहाँ पर ये स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन काम आता है। ये स्टीम क्या करता है, स्टेरिलाइज करके रखता है इसका जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, इसके जो आसपास की हवा है, इसे ये स्टेरिलाइज करके रखता है, ताकि यहाँ पर कोई भी टाइप का कंटेमिनेशन ना हो। कंटेमिनेशन मतलब क्या, कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करने लगे। सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कंटेमिनेशन, ये स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन यूज होता है। और ये जो स्टेराइल एयर आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करते रहता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑर्गेनिजम्स की जो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अब देखिए, ये तो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैं आपको इसे थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि आपके बुक में कुछ कुछ टर्म्स गिवन है, जैसे कि एक एजिटेशन सिस्टम, एजिटेटर दिया हुआ है आपके उसमें, फिर आपके उसमें दिया हुआ है कि कोई एक ओपन मीडियम है जहां से आप मटेरियल्स घुसा रहे हो और मटेरियल्स बाहर भी भेज रहे वेस्ट को। तो एक बार इस डायग्राम को समझ लीजिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। ओके, तो ये देखिए, ये होता है वो रॉड, इसे कहते हैं एजिटेटर या फिर एजिटेशन सिस्टम। ये क्या करता है, ये इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर की लिक्विड दिख रही है ना, ये इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करवाता है, इवनली सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स कराता है। यहाँ से आप सारे रॉ मटेरियल्स को डालते हैं, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहता है उसको यहाँ से रिमूव करते रहते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस कल्चर का काम करता है। कंटिन्यूअस कल्चर मतलब क्या, एक होता है कि आपने सब कुछ डाल के डब्बा बंद कर दिया और जो प्रोसेस होना है वो हो जाएगा। दूसरा होता है ओपन ओपन सिस्टम, जिसमें आप यहाँ पर कंटिन्यूअसली डालते रहते हैं रॉ मटेरियल्स, और यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलते रहता है, या फिर जो भी आपको कलेक्ट करना है उसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ से एयर सप्लाई होता है, एयर यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो रही है। एक तो ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई होता है, दूसरा यहाँ पर एक सबमर्ज्ड एरेटर होता है। ये एरेटर क्या करता है, यहाँ से बबल्स प्रोड्यूस करता है। इन बबल्स की वजह से ये जो ऑक्सीजन यहाँ से आता है इसका अच्छे से ट्रांसफर हो सकता है, और जितना भी बैक्टीरियल सेल या फिर कोई भी सेल है यहाँ पे जो ग्रो कर रहे हैं, वो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो देखो, ये जो सबमर्ज्ड एरेटर है, एरेटर क्या करता है, यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस करेगा। ये बबल क्या करेंगे, इंक्रीज दी ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। अब हमने बोला था कि वहां पर एक घड़ी सी बनी हुई थी जहां से आप टेम्परेचर भी सेट करते हो, लेकिन उस टेम्परेचर को मेंटेन भी तो करना होगा ना। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो बाहर आप देख रहे हैं ना, ऐसे वाला चीज येलो
येलो तो नहीं, पता नहीं कौन सा कलर है, इसे कहते हैं थर्मल जैकेट। ये जो टेम्परेचर आप सेट कर रहे हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आप इसका टेम्परेचर सेट कर रहे हैं 22 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो थर्मल जैकेट है ये इस पूरे रिएक्टर की टेम्परेचर को 22 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रखता है। तो थर्मल जैसे थर्मोस्टील फ्लास्क होते हैं, उसमें आप जिस टेम्परेचर का पानी डालोगे, अगर आप गर्म पानी डाल रहे हो तो उसमें वो 8 से 12 घंटे के लिए उसी टेम्परेचर पर रहेगा। तो वैसे ही ये थर्मल जैकेट भी काम करता है। और यहाँ पर क्या बचता है अब, सेंसर प्रोब पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिस्टम मॉनिटर क्या करता है, यहाँ पर ये मॉनिटर कर रहा है कि ये एजिटेटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये थर्मल जैकेट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ठीक से, जो टेम्परेचर होना चाहिए वही टेम्परेचर है या नहीं, इसका कल्चर का जो पीएच होना चाहिए वही पीएच है या नहीं, जितना अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ पर होना चाहिए उतना लेवल में ऑक्सीजन है या नहीं, और जितने एरिया से ये सप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा झाग तो नहीं बन गया। अगर ज्यादा झाग बन गया तो फिर ये ब्लेड्स रोटेट करेंगी और यहाँ से जो फोम है वो हट जाएगा। तो ये आपके समझने के लिए था, ये आपको बस समझ के याद रखना है कि कौन सी चीज का क्या काम होता है। अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर दिखाया है कि ये जो, जैसे वहां पर एक एरेटर लगा था ना जहां से बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो बबल्स का क्या काम होता है, उसको क्यों जरूरी है उसे बनाना। तो यहाँ पर देखो आपको दिखेगा गैस एंट्रेनमेंट। ये जो रॉड है ये रोटेट करती है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करती है एक पर्टिकुलर स्पीड पे। उस स्पीड को बोलते हैं रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, ये बस समझ लो। तो ये जो रॉड है ये रोटेट करती है, ये रोटेट करती है तो यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और उन बबल्स को ट्रैप कर लिया जाता है। ये जो एंट्रेनमेंट आप देख रहे हैं ना, गैस एंट्रेनमेंट, इसका मतलब होता है कि गैस के बबल्स को यहाँ पर पकड़ के रख लिया जा रहा है, ट्रैप कर लिया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन को मिक्स होने में आसानी होगी, क्योंकि जैसे ही बबल्स बन रहे, पहले ये नॉर्मल पानी था तो इसका सरफेस एरिया कम था, अब इस पानी में आप बबल्स डाल दो तो देखो हर एक बबल के साथ साथ सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इस सरफेस एरिया की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसफर अच्छे से होगा, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा और उतनी ही ज्यादा प्रॉपर मिक्सिंग होगी ऑक्सीजन की आपके कल्चर ब्रॉथ में। तो उतना ही अच्छे से जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बायोरिएक्टर के अंदर ग्रो होगा और उतना ही अच्छे से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो इतना सब कुछ हो गया, आपने बायोरिएक्टर से सब कुछ बना लिया, लेकिन क्या उस बायोरिएक्टर से जो प्रोडक्ट है उसे आप निकाल के डायरेक्टली मार्केट में प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, हम अभी लैब से बाहर आ चुके हैं, इसे हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है। तो ये आपको जीन प्रोडक्ट मिल गया जो प्रोटीन है, इसको पहले आप सेपरेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर और भी प्रोडक्ट्स होंगे, और भी छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट्स होंगे। तो उस प्रोटीन को पहले आप सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद उसको प्यूरिफाई करेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज है या फिर जो भी पार्ट आपको नहीं चाहिए उसे आप हटा देंगे और उसे प्यूरिफाई करेंगे। उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज्यादा दिन तक सही रहे, ताकि उसकी एक्सपायरी डेट एक्सटेंड हो सके, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। जैसे आचार में विनेगर डाला जाता है, तेल डाला जाता है, नमक डाला जाता है, तो वो सब प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। तो सिमिलरली जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसकी एक्सपायरी डेट इंक्रीज हो पाए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी दवाई के पीछे या कोई भी प्रोडक्ट के पीछे उसका मैन्युफैक्चर डेट और उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो इन दोनों एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं शेल्फ लाइफ, और वही क्या करता है, प्रिजर्वेटिव इसी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। और ऐसा नहीं कि आपने ये बना दिया तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, उसके लिए पहले आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने होंगे। जैसे अगर आप किसी इंसान के लिए बना रहे हैं तो आपको उसे पहले टेस्ट भी तो करना होगा ना। जैसे कोई भी आप कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें लिखा होता है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। ये टेस्टेड क्या है, इसी को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसी है उसको भी टेस्ट किया जाता है, और ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यही सारी चीजें लिखी हुई है।
कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, और वो सीरीज यही है बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या क्या होता है प्रोसेस में? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, और इसी सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को ही मेनली बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्म्युलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद सच फॉर्म्यूलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, थॉरो क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। जैसे आप कोई भी दवाई बना रहे हैं तो उसकी थॉरो क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए, यानी कि आपको बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आपने एक दो टेस्ट कर लिया, आपको बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करने होंगे। Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से कुछ पूछेगा नहीं खास करके, बस आप ये सीरीज याद रखना तो आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग याद हो जाएगा आपको। और इसी के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ये खत्म होता है। अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू करें। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, ये वीडियो आपको समझ में आया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा रहे आपको पढ़ाने का। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसी तरह से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एकदम सीक्वेंस में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।